यह प्रश्न सुनते ही मनोहर लाल जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में चली गई। धीरे धीरे बोले, मालती, उसे तो छोटी सी बात को भी त्योहार बना देने की आदत थी। अगर वह होती तो शायद अपने हाथों से तेरा शादी का जोड़ा तैयार करती, तेरे दुपट्टे का किनारा खुद काटती और हर किसी से कहती, देखना, मेरी बहू सबसे सुंदर लगेगी। अपूर्वा की आंखें भर आई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। पापा जी, अब वह सब आप करेंगे। मनोहर लाल जी चौंक गए। मैं? हाँ, आप। आज से मैं आपकी बेटी हूँ और बेटी की शादी में पिता पीछे नहीं बैठते। इतना सुनते ही उनकी पलकों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने पहली बार बिना झिझक अपूर्वा के सिर पर हाथ रखा। सुखी रहो बेटी। ईश्वर तुम्हें हर वह खुशी दे जो मेरी मालती अपनी बेटी के लिए मांगती। शाम को पारस घर लौटा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर 3 कप चाय रखी है। कमला काकी मुस्कुरा रही हैं और मनोहर लाल जी तथा अपूर्वा किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। वह कुछ क्षण दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसने शायद पहली बार इस घर को घर जैसा महसूस किया। वह धीरे से बोला, लगता है मेरी गैर हाजिरी में मेरी शिकायत हो रही है। अपूर्वा हंस पड़ी। हाँ, हो रही थी। पापा जी कह रहे थे कि बचपन में तुम बहुत जिद्दी रहे होंगे। पारस ने आश्चर्य से मनोहर लाल जी की ओर देखा। अरे पापा, आपको कैसे पता चला? मनोहर लाल जी भी थोड़ा मुस्कुरा दिए। हर बेटा बचपन में थोड़ा बहुत जिद्दी तो होता ही है। तीनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। कमला काकी दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु, यह रिश्ता कभी मत टूटने देना। 2 दिन बाद शादी की खरीदारी के लिए तीनों बाजार गए। एक बड़े शोरूम में अपूर्वा ने पारस के लिए शेरवानी पसंद की। फिर उसने मनोहर लाल जी की ओर देखा। अब पापा जी की बारी। मनोहर लाल जी तुरंत बोले, अरे नहीं नहीं बेटी, मेरे पास तो कुर्ता है। पारस मुस्कुराया। वह कुर्ता नहीं चलेगा पापा। दूल्हे के पिता सबसे अलग दिखने चाहिए। लेकिन बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। सेल्समैन कई कुर्ते निकाल कर लाया। आखिर एक हल्के क्रीम रंग का सिल्क कुर्ता और गहरे मरून रंग की जैकेट सबको पसंद आ गई। मनोहर लाल जी ने आईने में खुद को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतने वर्षों बाद वे फिर से इतने सजे संवरे दिखाई दे रहे हैं। अपूर्वा मुस्कुराकर बोली, देखा पापा जी, आप बिल्कुल दूल्हे के पापा लग रहे हैं। मनोहर लाल जी हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखें नम थी। रात को जब सब सो गए, तब वे अकेले बालकनी में खड़े आसमान देख रहे थे। धीरे धीरे हवा चल रही थी। उन्होंने जेब से मालती जी की छोटी सी तस्वीर निकाली। उसे देखते हुए बोले, मालती, देख रही हूं ना, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीनकर भी मुझे फिर से बेटी दे दी है, फिर से बेटा दे दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में कोई मुझे इतना अपनाएगा। कुछ क्षण में मौन रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, काश यह खुशी हमेशा बनी रहे। लेकिन शायद नियति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इंसान जब सबसे ज्यादा खुश होता है, उसी समय भाग्य उसकी सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। शादी में अब केवल 5 दिन बाकी थे और उन्हीं 5 दिनों में अतीत का एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला था जिसकी आहट तक किसी ने नहीं सुनी थी, जो इस पूरे रिश्ते की नींव हिला देगा। शादी में अब केवल 4 दिन शेष थे। पूरा घर मेहमानों के स्वागत की तैयारी में व्यस्त था। किसी कमरे में फूलों की सजावट हो रही थी, तो कहीं शादी के गीतों की धुन पर हल्की हल्की रौनक बिखरने लगी थी। लेकिन उसी शाम अचानक मनोहर लाल जी का शरीर कांपने लगा। उन्होंने पहले तो किसी से कुछ नहीं कहा। सोचा शायद थकान होगी,
वे अपने कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद कमला काकी चाय लेकर पहुंची। उन्होंने जैसे ही मनोहर लाल जी का माथा छुआ, घबरा उठी। हरे राम, आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। उन्होंने तुरंत पारस को फोन किया। पारस उस समय ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था। फोन सुनते ही उसने बिना एक पल गवाए मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। करीब 20 मिनट बाद वह घर पहुंच गया। उसने आते ही सबसे पहले मनोहर लाल जी का हाथ अपने हाथों में लिया। पापा, क्या हुआ? मनोहर लाल जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा बुखार है। लेकिन उनका कांपता हुआ शरीर सच्चाई बता रहा था। पारस ने एक पल भी देर नहीं की। वह उन्हें अपनी कार में बैठाकर सीधे अस्पताल ले गया। अपूर्वा भी रास्ते में वहीं पहुंच गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, तेज वायरल बुखार है। उम्र ज्यादा होने की वजह से कमजोरी भी आ गई है। 2-3 दिन पूरा आराम और समय पर दवा जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर पारस ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। रात तक मनोहर लाल जी अस्पताल में ही भर्ती रहे। पारस ने एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। नर्स ने कई बार कहा, आप चाहे तो घर जाकर आराम कर सकते हैं। पारस ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते मुझे कहीं नहीं जाना। यह शब्द सुनकर मनोहर लाल जी की पलकों पर नमी उतर आई। रात के लगभग 2 बजे थे। बुखार कुछ कम हुआ। मनोहर लाल जी की आंख खुली। उन्होंने देखा पारस कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनिंदा हो गया था। उसका एक हाथ अब भी उनके बिस्तर पर रखा हुआ था, मानो नींद में भी वह उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता। मनोहर लाल जी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। मन ही मन बोले, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? जिस बेटे के लिए सब कुछ खो दिया, उसने कभी मेरे माथे पर हाथ नहीं रखा, और जिसे मैंने जन्म भी नहीं दिया, वह पूरी रात मेरी रखवाली कर रहा है। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू चुपचाप तकिए पर गिर पड़े। अगली सुबह डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। घर पहुंचते ही अपूर्वा ने पूरा कमरा पहले से तैयार कर रखा था। दवाइयां समय के अनुसार सजा दी गई थी। हल्का भोजन बनाया गया था। कमला काकी ने तुलसी और अदरक का काढ़ा तैयार किया। अपूर्वा अपने हाथों से उन्हें गरम दलिया खिलाने लगी। मनोहर लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं खुद खा लूंगा। अपूर्वा ने प्यार से चम्मच आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब शायद मेरे पापा भी यही कहते होंगे, लेकिन आज मेरी बारी है। मनोहर लाल जी चुप हो गए। हर निवाले के साथ उनके भीतर वर्षों की उपेक्षा जैसे पिघलती जा रही थी। दोपहर में शादी का निमंत्रण देने आए कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने पहुंचे। सबने आदर से उनके चरण छुए। एक बुजुर्ग बोले, पारस बहुत भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे पिता मिले। यह सुनकर मनोहर लाल जी का हृदय भर आया। उन्होंने पहली बार बिना झिझक कहा, नहीं भाई साहब, भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसे इस उम्र में ऐसा बेटा मिला। पास खड़ा पारस यह सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत आगे बढ़कर मनोहर लाल जी के कंधे पर हाथ रखा। दोनों की आंखें मिली और बिना शब्दों के एक रिश्ता और गहरा हो गया।
अगले 2 दिनों में मनोहर लाल जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेहंदी, संगीत और हल्दी की रस्मों की चर्चा होने लगी। हर कोई उत्साह में था। लेकिन उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अनजाने में इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। वह शादी में आने की तैयारी कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे चेहरे से होगी जिसे वह वर्षों से जानता था, और उसकी एक आवाज मंडप में गूंजती शहनाइयों को पल भर में खामोश कर देगी। शादी का शुभ मुहूर्त अब केवल 2 दिन दूर था और नियति अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलने के लिए तैयार खड़ी थी। आखिर वह शुभ दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सूरत के एक भव्य विवाह स्थल को रंग बिरंगे फूलों, चमचमाती रोशनियों और सुगंधित मालाओं से सजाया गया था। शहनाइयों की मधुर धुन सुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। मेहमानों की चहल पहल से पूरा परिसर जीवंत हो उठा था। दूल्हे के रूप में पारस किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दूसरी ओर लाल जोड़े में सजी अपूर्वा के चेहरे पर संकोच, खुशी और नए जीवन के सपनों की चमक एक साथ दिखाई दे रही थी। मनोहर लाल जी क्रीम रंग के कुर्ते और मैरून जैकेट में गरिमामय व्यक्तित्व के साथ सबका स्वागत कर रही थी। जो भी उनसे मिलता सहज ही उनके चरण छू लेता। कई लोग तो उन्हें देखकर यही कहते, लगता है फारस को अपने संस्कार आपसे ही मिले हैं। यह सुनकर मनोहर लाल जी केवल मुस्कुरा देते, लेकिन भीतर कहीं एक दर्द भी उठता। काश मेरा अपना बेटा भी कभी ऐसा सोचता। उधर रघुवीर जी बार बार उनकी ओर देखकर संतोष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए योग्य परिवार चुना है। कुछ ही देर में वरमाला की तैयारी शुरू हो गई। मंच के सामने मेहमानों की भीड़ जमा होने लगी थी। कैमरे चमकने लगे। इसी बीच लड़की पक्ष की ओर से आए एक बुजुर्ग सज्जन जयेश भाई धीरे धीरे चलते हुए मंच के पास पहुंचे। उनकी नजर अचानक मनोहर लाल जी पर पड़ी। वे ठिठक गए। उन्होंने 2-3 बार ध्यान से मनोहर लाल जी का चेहरा देखा, फिर जैसे अपने मन की शंका दूर करने के लिए थोड़ा और पास आ गए। मनोहर लाल जी भी उन्हें देखकर एक क्षण के लिए चौंके। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन इतने वर्षों बाद तुरंत पहचान नहीं पाए। जयेश भाई धीरे से बुदबुदाए, नहीं, क्या ये वही हो सकते हैं? वे तुरंत रघुवीर जी के पास पहुंचे। धीमे स्वर में बोले, रघुवीर भाई, एक बात पूछूं? हाँ कहिए। दूल्हे के पिता का नाम क्या है? मनोहर लाल जी। और ये पहले कहाँ रहते थे? रघुवीर जी ने सहजता से उत्तर दिया, अहमदाबाद के पास रहते थे। वहां इनका बड़ा जनरल स्टोर था। बाद में बेटे के साथ यहाँ आ गए। यह सुनते ही जयेश भाई का चेहरा बदल गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह बात सही नहीं है। रघुवीर जी चौंक गए। क्या मतलब? जयेश भाई ने गंभीर आवाज में कहा, मैं इन्हें वर्षों से जानता हूँ। ये अहमदाबाद के नहीं, सूरत के समृत विहार में रहने वाले मनोहर लाल जडेजा हैं। इनकी किराने की दुकान थी, जनरल स्टोर नहीं। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अनुज है। रघुवीर जी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ बोलने की उम्र पार कर चुका हूँ। जयेश भाई के इन शब्दों ने रघुवीर जी का चेहरा कठोर कर दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे तेज कदमों से मंच की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उधर वरमाला की रस्म
शुरू होने वाली थी। अपूर्वा और पारस एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। तभी पूरे मंडप में रघुवीर जी की कड़क आवाज गूंजी, रुको। शहनाई की धुन जैसे अचानक थम गई। सैकड़ों निगाहें एक साथ उनकी ओर उठ गई। पारस घबरा गया। क्या हुआ पापा? रघुवीर जी का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने सीधे मनोहर लाल जी की ओर उंगली उठाई। पहले यह बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। पारस का चेहरा सफेद पड़ गया। अपूर्वा के हाथ कांपने लगे। मनोहर लाल जी कुछ क्षण शांत खड़े रहे। वे समझ चुके थे, सच अब छिपने वाला नहीं। रघुवीर जी फिर गरजे, क्या ये सच नहीं कि आपका बेटा पारस नहीं अनुज है? क्या यह सच नहीं कि आपने हम सबसे झूठ बोला? अब चारों ओर कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। क्या हुआ? आखिर मामला क्या है? क्या दूल्हे वालों ने धोखा दिया है? फारस ने कांपती आवाज में कहा, अंकल, मैं सब समझा सकता हूँ। लेकिन रघुवीर जी ने उसे बीच में ही टोक दिया, अब कोई सफाई नहीं। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई हो, उस पर मैं अपनी बेटी का भविष्य नहीं बना सकता। अपूर्वा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता की ओर बढ़ते हुए कहा, पापा, एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। लेकिन रघुवीर जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने विवाह रोकने की घोषणा कर दी। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। कुछ रिश्तेदार पारस को दोष देने लगे। कुछ लोग मनोहर लाल जी की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे। मनोहर लाल जी ने चारों ओर देखा। एक तरफ रोती हुई अपूर्वा, दूसरी तरफ टूट चुका पारस और बीच में सैकड़ों सवालों से भरा समाज। उन्होंने धीरे से अपनी जैकेट के बटन बंद किए, एक गहरी सांस ली और शांत कदमों से आगे बढ़ गए। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न सफाई देने की बेचैनी, केवल एक पिता का आत्मसम्मान था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, रघुवीर जी, अगर अनुमति दें तो आज पहली बार मैं बिना किसी अभिनय के अपने जीवन का सच कहना चाहता हूँ। पूरा विवाह मंडप एकदम शांत हो गया। अब हर व्यक्ति की नजर केवल मनोहर लाल जी पर थी, क्योंकि अगले ही क्षण एक ऐसा सत्य सामने आने वाला था जो केवल इस विवाह का नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन का नजरिया बदल देने वाला था। पूरा पूरा विवाह मंडप बिल्कुल शांत था। कुछ क्षण पहले तक जहां सहनाइयां गूंज रही थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। सैकड़ों निगाहें मनोहर लाल जी पर टिकी हुई थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले रघुवीर जी की ओर देखा, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, रघुवीर जी, आपने ठीक कहा, मैंने झूठ बोला। मैं पारस का सगा पिता नहीं हूँ और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। इतना कहते ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मंडप में बैठे कई लोगों ने सोचा कि अब शायद सब समाप्त हो गया, लेकिन मनोहर लाल जी ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन आज मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ। मुझे अपराधी मानने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। रघुवीर जी चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसे ही मनोहर लाल जी ने अनुमति समझा। उन्होंने गहरी सांस ली। मेरा नाम मनोहर लाल जडेजा है। मैं इसी सूरत शहर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी मालती अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक बेटा है, अनुज। उसी बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। धीरे धीरे उनका स्वर भर्रा गया। जब वह छोटा था,
मैं दिन रात मेहनत करता था, उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी हर इच्छा कुर्बान कर देता था। उसकी पढ़ाई के लिए अपनी छोटी सी दुकान तक गिरवी रख दी, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना भविष्य बेच दिया। उन्होंने क्षण भर आंखें बंद की, फिर बोले, दुकान चली गई, पैसा चला गया, पत्नी चली गई, लेकिन मुझे किसी बात का दुख नहीं था। मुझे लगता था मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मंडप में बैठे कई बुजुर्गों की आंखें नम हो चुकी थी। मनोहर लाल जी आगे बोले, समय बदला, बेटा बड़ा हुआ, उसका घर बस गया, लेकिन उस घर में मेरे लिए जगह छोटी होती चली गई। मैं बोझ कहलाने लगा, निकम्मा कहलाने लगा, और एक दिन मेरे अपने ही पोते ने मासूमियत में कहा, दादाजी, स्कूल में पुरानी और बेकार चीजें ले जानी है, आप चलिए ना। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। रघुवीर जी का चेहरा भी बदलने लगा। मनोहर लाल जी की आंखों से आंसू बह निकले। उस बच्चे की गलती नहीं थी। वह वही बोल रहा था जो उसने अपने घर में सुना था। कुछ महिलाएं अपनी आंखें पोंछने लगी। मनोहर लाल जी ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन मैंने तय कर लिया, जहाँ सम्मान नहीं, वहां रहना भी मुझे मंजूर नहीं। मैं घर छोड़कर निकल गया कि जेब में कुछ रुपए थे, दिल में केवल अपमान था और मंजिल कोई नहीं थी। उन्होंने पारस की ओर देखा, फिर ईश्वर ने मुझे इस बेटे से मिला दिया। इसने मुझसे कहा, मेरे पिता बन जाइए। पहले मुझे लगा रिश्ते भी क्या किराए पर मिलने लगे हैं, लेकिन जब इसकी कहानी सुनी तो समझा कि यह पिता नहीं खरीद रहा, एक परिवार तलाश रहा है। पारस अब फूट फूट कर रो रहा था। मनोहर लाल जी उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर सबकी ओर देखकर बोले, हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन किसी की जमीन हथियाने के लिए नहीं, किसी का धन लेने के लिए नहीं। मैंने झूठ बोला। दो सच्चे दो सच्चे दिलों को बिछड़ने से बचाने के लिए। उन्होंने अपूर्वा की ओर देखा। इस बेटी ने मुझे वह सम्मान दिया जो मेरे अपने घर में खो गया था। इस बेटे ने मेरे बुखार में पूरी रात जागकर सेवा की, जो सेवा शायद मेरा सगा बेटा भी न कर पाता। उनकी आवाज भर्रा गई। रघुवीर जी, रिश्ते केवल खून से नहीं बनते। अगर ऐसा होता तो आज मैं अपने ही घर से बेघर न होता। रिश्ते सम्मान से बनते हैं, विश्वास से बनते हैं, और सबसे बढ़कर दिल से बनते हैं। अब पूरे मंडप में सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मनोहर लाल जी ने फिर हाथ जोड़ लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है तो मुझे जो सजा देनी हो दीजिए, लेकिन इन दोनों बच्चों को मत सजा दीजिए। इनका प्रेम सच्चा है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, पारस जैसा जीवन साथी अपूर्वा को बहुत कम मिलेगा। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से वह साफा निकाला जो दूल्हे के पिता के सम्मान में उन्हें पहनाया गया था। उन्होंने उसे उतारा, धीरे से मेज पर रख दिया और बोले, मैं अभी से इसी क्षण यहाँ से चला जाता हूँ। मेरे जाने के बाद आप जो उचित समझे वही निर्णय लीजिए। इतना कहकर वे मुड़े। उनके कदम भारी थे, लेकिन आत्मसम्मान पहले से कहीं अधिक ऊंचा था। उसी क्षण पीछे से किसी ने भर्राई हुई आवाज में पुकारा, रुक जाइए। मनोहर लाल जी, मंडप में बैठे सभी लोग एक साथ उस आवाज की ओर मुड़ गए। वह आवाज रघुवीर जी की थी। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि पश्चाताप और सम्मान दोनों दिखाई दे रहे थे। लेकिन वे आगे क्या कहने वाले थे कि यह सुनने के लिए पूरा मंडप सांस रोके खड़ा था। मंडप में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मनोहर लाल जी धीरे धीरे बाहर जाने के लिए बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन का एक और रिश्ता उनसे दूर होता जा रहा हो। तभी पीछे से रघुवीर जी की भर्राई हुई आवाज गूंजी, रुक जाइए मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी के कदम वहीं ठहर गए। उन्होंने पलट कर देखा। कुछ क्षण पहले तक क्रोध से भरा चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।